नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। प्रेस वार्ता करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला रही है, जिसमें नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का काम कर रहा है और अब तक पूरे प्रदेश में 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। एम्बेसडर जो हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि 140 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए विकसित भारत के भाव को लेकर। सरकार की योजनाओं के आधार पर आज जिस स्थिति में भारत का जो पक्ष है, जो देश आज हमारा जिस स्थान पर पहुंचा है, उसके ये कार्यक्रम है। और क्या हो सकते हैं, उसके लिए सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर में 2 लाख से अधिक हमने ये एम्बेसडर बना दिए हैं। आगामी दिनों में मैं आप सब चैनलों के माध्यम से भी उत्तराखंड के जनमानस से आग्रह करूंगा कि नमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप भी अपने सुझाव इसमें दें। विकसित भारत अभियान, विकसित भारत की सफलता के लिए हर नागरिक के सुझावों की आवश्यकता है। उत्तराखंड के युवाओं ने बीते कुछ वक्त में अपनी खेल प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन कर राज्य को गौरवान्वित महसूस करवाया है। राज्य की इन्हीं खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं की प्रतिभा निखारने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा की। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट में बनने जा रहे राज्य के पहले बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए अब भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। राज्य के खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की तरह ही बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण भी किया जाएगा। यह स्पोर्ट्स कॉलेज आवासीय होगा, जहां पर बालिकाओं को पढ़ने खेलने के साथ ही आवास की सुविधाएं भी मिल सकेंगी, ताकि बालिकाओं को अपने खेल और कौशल को निखारने में पूरी मदद मिल सके। तो मैं सर्वप्रथम तो सबको बहुत बधाई दूंगी और आज के इस कार्यक्रम में जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर प्रारंभ किया है, तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए वे सदैव कहते आए हैं कि हमारे युवा जो है वो नशा से मुक्त रहें। हमारे जो युवा हैं वह नशे के विकल्प में खेल को विकल्प में चुनें, क्योंकि खेल का नशा निश्चित रूप से उपलब्धियों को पहुंचाता है और जो नशा हम यदि करते हैं तो वो बर्बादी की ओर ले जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर की है। वहीं देहरादून के आईएसबीटी से एक वीडियो वायरल हो रहा है और सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाला बताया जा रहा है। देहरादून एसएसपी और पुलिस ने सख्त रूप से अपनाते हुए राधा सेमवाल धूनी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मोहम्मद शाहनवाज खान नाम के शख्स ने आईएसबीटी पुलिस चौकी के पास ही गिरीश चंद नाम के शख्स से दुकान किराए पर ली थी। दुकान में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के पोस्टर लगे थे और पूजा का स्टैंड भी रखा हुआ था। दुकान का एग्रीमेंट नहीं होने के चलते शाहनवाज ने किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, लेकिन अब हिंदू युवा वाहिनी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दुकान पर जाकर हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उसे अपनी दुकान में भगवान की नहीं बल्कि अल्लाह की फोटो लगानी चाहिए। शिकायत के बाद पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने भगवानपुरा थाना पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की और बताया कि पुलिस ने भगवानपुर थाना क्षेत्र से चोरी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो कि उत्तर प्रदेश के देवबंद और सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये लोग भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। द्वारा थेफ्ट व्हीकल रिकवरी के लिए थाना स्तर पर टीमें गठित करके प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में थाना भगवानपुर पुलिस की टीम ने इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य करते हुए
12 चोरी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 5 थाना भगवानपुर से संबंधित हैं एवं अन्य के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है। 2 अभियुक्तों अंकुर त्यागी निवासी बेहट सहारनपुर और अनित उर्फ अनिकेत निवासी देवबंद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर उक्त बरामदगी की गई है। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही पुलिस टीम को इस बरामदगी हेतु पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा एसएसपी महोदय के द्वारा की गई है। वहीं विकासनगर की सेलाकुई थाना पुलिस ने एटीएम ठगी करने वाले एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर अलग अलग राज्यों में एटीएम ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड और हथियार बरामद किए। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा के मेवात जिले के रहने वाले राहुल खान अपने साथी रिजवान, नसीम और तारिक के साथ मिलकर गैंग बनाकर एटीएम ठगी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसके खिलाफ हरियाणा, दिल्ली सहित राजस्थान में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ये लोग जेल भी जा चुके हैं। विकासनगर की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एटीएम ठगी करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों में ठगी की वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये आरोपी। तीनों आरोपियों ने मिलकर इस एटीएम ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है और इन्हें गिरफ्तार किया है। दिल्ली और राजस्थान में भी ये वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। देखिए, ये थाना सेलाकुई पर एक अभियोग हम लोगों ने पंजीत किया है, जिसमें 4 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के पास कुछ ऐसा संदिग्ध सामान मिला है, जिससे कि ये धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देते हैं यहाँ पर। तो उसमें इनके पास 34 सिम कार्ड मिले हैं, तमंचा मिला है, चाकू मिला है और सरिया। तो ये इस तरह के लोग हैं कि कोई भी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ज्यादातर ये भोले वाले लोगों को एटीएम में उनकी रैकी करके, उनका पिन पता करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सेलाकुई पुलिस की टीम द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए अपनी चेकिंग और उसके थ्रू इन लोगों को पकड़ा है। उत्तराखंड में बढ़ती सर्दी को लेकर देहरादून नगर निगम के अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुढ़ियाल का बयान सामने आया है। ठंड से बचने के लिए प्रदेश में जगह जगह अलाव और रेन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है। उनका कहना है कि हमने 37 लोकेशन पर, जैसे कि आईएसबीटी, दिलाराम चौक, घंटाघर सर्वे चौक जैसी कई जगहों पर रोज शाम को अलाव जलाने की हमने व्यवस्था की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम के जो प्रमुख रैन बसेरे हैं, उनमें सामानों की सफाई की व्यवस्था पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। देहरादून से खबर, जहां पर अपर नगर आयुक्त का बयान, ठंड को लेकर के रैन बसेरे की व्यवस्था की जा रही है और उनका जायजा लेने भी वो वहां पर पहुंचे, जहां पर साफ सफाई के भी निर्देश दिए हैं, साथ ही अलाव की व्यवस्था करवाने के भी निर्देश दिए। ये विजुअल्स आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर रेन बसेरों में लोग आपको और सड़कों, चाक चौराहों पर लोग आपको अलाव तापते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम लोग ठंड से बचाव के लिए 37 लोकेशन में हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, शाम को डेली दिलवाते हैं। और जो मुख्य हमारे आईएसबीटी है, सर्वे चौक है, दिलाराम चौक है, मसूरी डाइवर्जन है, और इसके अलावा जो भी हमारे प्रमुख स्थान है, घंटाघर है और ये दोनों हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पे हम लोग दिलवाते रहते हैं। और 3 हमारे जो नगर निगम के रैन बसेरे हैं, एक ट्रांसपोर्ट नगर में है, एक हमारा चूना भट्टा में है और तीसरा हमारा लाल पुल पे है, जो पटेल नगर कहते हैं। और हमारे पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, बिस्तर है, कंबल है। उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं कोहरे से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि शहर में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और लोगों के ठहरने के लिए रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है। कमिश्नर ने सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरों की और साथ ही अलाव के इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं।
हल्द्वानी से एक खबर जहां पर उत्तराखंड सहित हल्द्वानी शीतलहर की चपेट में। कड़ाके की सर्दी को लेकर के लोगों के काम ठप हो रहे हैं, आना जाना मुश्किल हो रहा है। जीरो विजिबिलिटी होने के कारण लोगों को दोपहर में भी अपने दोपहिया चार पहिया वाहनों की लाइटें जलानी पड़ रही हैं। साथ ही प्रशासन जो है अलाव के भी निर्देश दे रहा है कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए और शीतलहर से लोगों को बचाने के प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है, जिसको लेकर के प्रशासन निर्देश दे रहा है। रैन बसेरों के भी पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं और साथ ही रैन बसेरों के साथ रैन बसेरों में और चाक चौराहों पर अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। नगर अधिकारी को सिटी मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन से मेरी ओर से कि नगर निगम का स्टाफ ये देख भी ले और बताए कि फलाना फलाना जगह पे रैन बसेरा है। तो रैन बसेरा की कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती और किसी वजह से उनको इमरजेंसी में बाहर रुकना पड़ रहा है तो उनको पता नहीं होता, उसकी भी जानकारी दें और अलाव के लिए अपना रोस्टर मेरे सामने शाम तक दें। हल्द्वानी शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रहे आवारा गौवंश से निजात दिलाने के लिए गौशाला बनाने की प्रक्रिया जारी है। डीएम नैनीताल ने आज काठ गोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बनाई जा रही गौशाला का निरीक्षण किया। यह अस्थायी गौशाला फॉरेस्ट की जमीन KMVN की लीज पर बनाई जा रही है। इस दौरान नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही निरीक्षण के दौरान डीएम नैनीताल ने कहा कि नगर निगम इस जमीन पर अस्थायी रूप से गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। हल्द्वानी से खबर जहां पर आवारा गोवंशों पर सख्ती से पेश आ रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की जा रही है। शीश महल की गौशाला का नैनीताल के डीएम ने निरीक्षण किया है, जहां पर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। शीश महल की गौशाला का निरीक्षण, आवारा गोवंश पर कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शीश महल की गौशाला का डीएम ने निरीक्षण किया है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, जहां पर जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही ये तस्वीरें जहां पर आवारा गोवंशों को गौशाला में ले जाया जा रहा है और ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हाईकोर्ट के निर्देश पर आवारा गोवंश पर कार्रवाई करते हुए ये विजुअल्स जहां पर प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। देख सकते हैं आप ये विजुअल, जहां पर जिलाधिकारी सहित प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और गौशाला का निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही आवारा गोवंशों को गौशाला में ले जाने का कार्य किया जा रहा है। थराली प्रखंड के अति दूरस्थ क्षेत्र आलकोट गांव में 3 दिवसीय ओम श्रीम विंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक बहुउद्देश्य महोत्सव का विधि विधान पूर्वक और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आगाज हुआ। शुक्रवार को ग्राम पंचायत आलकोट के GIC खेल मैदान में क्षेत्र के 9 ग्राम पंचायतों के विंसर महादेव के भक्तों का आयोजन हुआ। ओम श्री विंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ पुजारियों, क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने द्वीप प्रज्वलित करके किया। चमोली की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांस्कृतिक बहुउद्देश्य महोत्सव आयोजित किया गया है। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। साथ ही द्वीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चमोली से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई गणमान्य लोग मौजूद हैं और सांस्कृतिक बहुउद्देश्य महोत्सव का आयोजन चमोली में किया गया है। करता हूं कि आप हमारे इस मंच में उपस्थित हुए और हमारे विंसर महादेव के सभी भक्तजनों द्वारा ये आपस में चर्चा की गई कि हमारे इस क्षेत्र की पहचान जो कि 9 ग्राम पंचायतें हमारे थराली ब्लॉक में मिली हैं, उनका विकास के लिए हमारा एक साझा गैर राजनीतिक मंच होना चाहिए और उस मंच के तहत हमारे 3 दिवसीय विंसर महादेव विकास एवं सांस्कृतिक आयोजन हुआ
और इसका आज हमारा प्रथम दिवस का कार्यक्रम समाप्त हुआ। कल भी हमारे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हुए, आपने प्रतिभाग किया। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत क्षणिक समय में इस कार्यक्रम को रखा गया था और मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है बड़ा सहयोग हम लोगों को दिया है और अगर भीड़ नहीं होती तो महोत्सव भी नहीं होता और आप लोगों ने जो है अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और आने वाले ये जो दो दिन है हमारे, कल भी यहाँ पे हमारी जो प्रतिभाएं हैं, ग्राम स्तर पे जो प्रतिभाएं हैं, महिला मंगल दल हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके द्वारा यहाँ कल प्रतिभाग किया जाएगा और रंगारंग कार्यक्रमों की उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। शहीद स्मारक देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम राज्य के आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों और उत्तराखंड की महान विभूतियों के गांवों में जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में एकत्रित करके शहीद स्मारक लाएंगे। जिस दिन मांगे पूरी होंगी उस दिन हरिद्वार गंगा में कलश विसर्जित किया जाएगा। इसी के साथ 15 जनवरी को बागेश्वर के सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रवाहित भी किए जाएंगे और भू कानून की प्रतियां फाड़ी जाएंगी और इन्हें भी सरयू नदी में प्रवाहित किया जाएगा। इसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में एक विशाल मूल निवास स्वाभिमान महारैली करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। मूल निवास भू कानून को लेकर के विरोध आप देख सकते हैं, जहां पर भू कानून की प्रतियां फाड़ने की चेतावनी दी गई है। साथ ही मूल निवास भू कानून को लेकर के विरोध इतना कि प्रतियां फाड़कर सरयू में बहाने की भी चेतावनी दी गई है। मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकालने की बात कही जा रही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मूल निवास भू कानून को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है। भू कानून की प्रतियां फाड़ने की चेतावनी यहां पर समन्वय संगठन के द्वारा दी गई है। मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन समन्वय समिति का कहना है कि उत्तराखंड मांगे मूल निवास। भू कानून संघर्ष समिति की बैठक, जहां पर मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकालने की बात कही जा रही है। देखिए, आज शहीद स्मारक में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य तौर पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं या उत्तराखंड की जितनी भी महान विभूतियां हैं, संघर्ष समिति की टीम उनके गांव जाकर उनके आंगन की मिट्टी को कलश में भरकर शहीद स्मारक में लाएंगे और जब हमारे ये मुख्य जो उद्देश्य है मूल निवास भू कानून की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद इस मिट्टी को हम हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करेंगे, ये हमने तय किया है। इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी इसमें बनाई जा रही है। इसके साथ ही साथ एक इसमें वित्त कमेटी का भी गठन किया जा रहा है, एक प्रचार प्रसार समिति इसमें बनाई जा रही है और यह भी तय किया गया कि 15 जनवरी को बागेश्वर के सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां बहाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून को लेकर कानून बनाया था, उसकी प्रतियां भी वहां पर फाड़ी जाएंगी, उसको भी नदी में प्रभावित किया जाएगा। और 28 जनवरी को हल्द्वानी में विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा, इसका भी प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही साथ ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कमेटियां बनाने का भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया। तमाम जो उत्तराखंड के मुख्य सवाल जो है उसको लेकर यहाँ पर मीटिंग में बातचीत हुई और आगे तय किया गया कि इस आंदोलन को अनवरत जारी रखा जाएगा और निरंतर इसमें लोगों को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने में लगी हरिद्वार पुलिस। अवैध खनन माफिया लगातार अवैध खनन करके राजस्व को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने भी अब कमर कस ली है। अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर हरिद्वार पुलिस शिकंजा कसने में लगी है। सीओ सदर स्वप्निल मुयल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा कल एक डंपर को सीज कर लिया गया था और आज सुबह भी एक डंपर सीज कर दिया गया
और कार्रवाई को देखते हुए खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई करी जा रही है ताकि हम अवैध खनन पर अंकुश लगा सकें। देखिए, इससे हमारा दुगना नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये है कि राजस्व को जो आर्थिक हानि होती है वो तो है ही। दूसरा समस्या ये रहती है कि ये जो अवैध खनन करते हैं इनको पता रहता है कि हम इलीगल काम कर रहे हैं, तो इस वजह से अपना जो जर्नी का ड्यूरेशन कम करने की वजह से ये बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और उसमें एक्सीडेंट के भी चांसेस बने रहते हैं। इस वजह से हम लोग इस पे शिकंजा कस रहे हैं ताकि अवैध खनन को हम लोग जड़ से खत्म कर सकें। हरिद्वार के राधिका एन्क्लेव में जंगली हाथी घुसने से हड़कंप मच गया। बीती रात यह जंगली हाथी राधिका एन्क्लेव में घुस आए थे। आसपास मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हाथी की चहलकदमी कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर हाथी के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार का अधिकतर क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व और वन विभाग की सीमाओं से सटा हुआ है। अक्सर जंगली जानवर आबादी में घुस आते हैं और इसी तरह बीती रात जंगली हाथी हरिद्वार के राधिका एन्क्लेव में घुस आए थे। हाथियों को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया और साथ ही सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पटाखे चलाकर हाथियों को जंगलों की ओर भेजा गया। राधिका एन्क्लेव में जंगली हाथी घुस आए थे, जिसको लेकर के विभाग ने आकर पटाखे छोड़े और हाथियों को जंगलों की ओर भगाया। हरिद्वार में यह घटना सामने आई जहां पर जंगली हाथों के राधिका एन्क्लेव में घुसने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर देख सकते हैं अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार और परिवहन विभाग की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस क्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने देहरादून के महिला इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज में महिलाओं को ट्रैफिक नियम की जानकारी दी। हाल ही में विभाग की तरफ से 16 महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है और इन महिलाओं का लाइसेंस भी बनाया गया है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने ड्राइविंग इसलिए सीखी है ताकि वे स्वावलंबी बन सके और टैक्सी चालक के रूप में अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। उत्तराखंड सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। अभी हम लोगों ने एक बैच को ट्रेनिंग दिया, 16 लोगों का बैच था, 16 महिलाएं थी, डिफरेंट बैकग्राउंड से थी। इनको IITR में 1 महीने का ट्रेनिंग दिया गया है और अब ये महिलाएं ड्राइविंग सीख चुकी हैं और ये टैक्सी भी चलाएंगी। इन्होंने बोला है कि हमने ड्राइविंग इसलिए सीखा है कि हमें स्वावलंबी बनना है और हम खुद चाहते हैं टैक्सी चलाना और इससे अर्निंग करना। कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो अभी कॉमर्शियल व्हीकल चला रही हैं, तो हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और स्वावलंबी बने। उत्तराखंड सरकार हमेशा उनको आगे फ्रंट पे तैयार है कि हम उनको कैसे भी मदद करें। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।